हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका अगेन मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और चैंपियन की बात करेंगे जिसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे चैलेंज आए, बट उन सबको पार करते हुए उसने अपने सारे सपने सच किए और अपने एरिया के, अपनी जगह के वो एक बहुत बढ़िया मिसाल भी बने। वो जिस जगह को वो बिलोंग करते थे वहाँ पर बेसिक चीज़ों का भी अभाव था और बेसिक चीज़ों के लिए भी लोगों को फाइट करना पड़ता था। वहाँ बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। वो एक ऐसे चैंपियन है जिसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी छोटी जगह से निकलकर इतनी बड़ी हस्ती बन जाएंगे और अपने एरिया की एक बहुत अच्छी मिसाल बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैंपियन की जिनका नाम है, तो उस चैंपियन का नाम है पीसी मुस्तफ़ा, जो कि आईडी फ्रेश फ्रूट के ओनर है। पीसी मुस्तफ़ा का जन्म केरला के एक छोटे से गांव वायनाड के पास पट्टा में चैनल रोड पर हुआ था। जिस गांव को वो बिलोंग करते थे वहाँ पर बेसिक चीज़ों का भी बहुत अभाव था, तो वहाँ पर उनके गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था और लोग अगर हाई स्कूल से ऊपर की पढ़ाई करनी है तो अपने गांव से 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, तब पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसलिए उस गांव के बच्चे ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट होते थे या स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे और वो काम धंधे में लग जाते थे। सेम ऐसा हाल ही पीसी मुस्तफ़ा के साथ भी हुआ। उनके फादर अहमद भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो फिर 4th क्लास तक ही पढ़े थे और उनकी माँ फातिमा कभी स्कूल गई ही नहीं थी। बचपन से पीसी मुस्तफ़ा कोई बहुत शार्प या ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, एक ऑर्डिनरी बच्चे थे। उनके फादर एक कुली थे और कॉफ़ी प्लांट में भी काम करते थे। पीसी मुस्तफ़ा के अलावा मिस्टर अहमद एंड फातिमा की 3 बेटियां और थी। इस तरीके से पीसी मुस्तफ़ा 4 भाई बहन थे। वो बचपन से बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, एक ऑर्डिनरी बच्चे थे। उनका पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं था, वो पढ़ते लिखते थे और इस वजह से वो 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे। और फेल होने के बाद उनके बाकी सब्जेक्ट तो चलो ओके थे, बट मैथ्स उनका थोड़ा स्मार्ट था, मैथ्स में उनका हाथ बहुत अच्छा था, मैथ्स में वो इंटेलिजेंट थे। तो जब वो फेल हो गए तो उनके फादर ने उनसे कहा कि अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे तो नंबर भी अच्छे नहीं आए हैं, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरा हाथ बटाओ या फिर मेरी हेल्प कर दो ताकि मेरा भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। तो ये बात पीसी मुस्तफ़ा को भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मेरा तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन लगता नहीं है और पढ़ लिख के हो भी क्या जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं अपने फादर की हेल्प कर देता हूँ, थोड़े से 4 पैसे ही घर में आएंगे। बट जब ये बात उनके मैथ्यू टीचर को पता चली, जो कि उनके मैथ्स के टीचर थे, तो वो बच्चे की ब्राइटनेस जानते थे, तो उन्होंने उनके फादर को समझाया कि देखिए प्लीज़ आप इस बच्चे को दोबारा से एडमिशन कराइए, इस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करिए, अभी काम पर मत लगाइए, क्योंकि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। तो फादर ने कहा आप एक बार बच्चे से भी तो पूछ लीजिए, हमने थोड़ी मना किया, अगर उसका मन होगा तो वो पढ़ लेगा। टीचर मैथ्यू ने पीसी मुस्तफ़ा को देखा और कहा कि बताओ तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या तुम कुली बनना चाहते हो, कॉफ़ी प्लांट में फादर की हेल्प करना चाहते हो, या एक टीचर बनना चाहते हो। ये बात सुनकर बच्चों की आंख में चमक आ गई और उसने बोला कि नहीं सर, मैं आपकी तरह एक ब्राइट टीचर बनना चाहता हूँ। और यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने दोबारा वो स्कूल जाने लग गए, लेकिन अब यहाँ पर उनको एक और चैलेंज फेस करना पड़ा। जब वो स्कूल गए तो वहाँ पर उनके साथ के उनकी हम उम्र के जो बच्चे थे वो आगे वाली क्लास में प्रमोट हो चुके थे, आगे क्लास में जा चुके थे और वो पीछे रह गए थे और उनको अपने से छोटे बच्चों के साथ दोबारा से पढ़ना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी क्लास के बच्चे उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते और वो ह्यूमिलाइजेशन का शिकार भी हुए। उनको बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता और उनका मजाक भी उड़ाया जाता। खैर, उन्होंने इन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस किया ताकि वो लोगों की बच्चों की बातों से परेशान ना हो। इंग्लिश हिंदी में वो थोड़े वीक थे, लेकिन मैथ्स उनका ठीक ठाक था, तो उनके टीचर मैथ्यू ने उनकी बहुत हेल्प करी, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी और उनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट ईयर क्लास में फर्स्ट आए। और उनकी कड़ी मेहनत और लगन को देखकर सारे टीचर भी आश्चर्यचकित थे कि ये बच्चे ने मतलब कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। इसके बाद पीसी मुस्तफ़ा रुके नहीं, वो सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 10th में पूरे स्टैंडर्ड में फर्स्ट आए। उन दिनों उनका सिर्फ एक ही एम्बिशन था कि मैथ्यू टीचर की तरह उन्हें भी एक ब्राइट टीचर बनना था। वो उस समय मैथ्यू टीचर को अपना रोल मॉडल मानते थे और 10th से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे।
और इसके लिए वो उनको शहर से बाहर जाना पड़ता, क्योंकि उस समय उनके फादर के पास पैसे भी नहीं थे, और दूसरा क्या, वो कभी वानयार्ड से बाहर भी नहीं गए थे और कॉलेज भी उनके में नहीं था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर उनकी पढ़ाई पर व्यवधान पड़ने वाला था। लेकिन उनके फादर के दोस्त ने बहुत उनकी हेल्प करी और उनके कहने पर उनको फारूक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उनके फादर के दोस्त ने कुछ सेटिंग करी, जुगाड़ करा, जिसके कारण उनको हॉस्टल में रहना फ्री और उनको फ्री मील की सुविधा मिल गई। मुस्तफ़ा के साथ उनके 14 और साथी थे, जिन्होंने वहाँ पर जाकर हॉस्टल की सुविधा का लाभ उठाया और फ्री मील उनको मिला। बट यहाँ पर भी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। उनको फ्री मील के चक्कर में 4 हॉस्टल जाने पड़ते थे, क्योंकि वो एक एज अ चैरिटी टाइप का खाना, वो एक तरीके से ये चैरिटी थी। और इसकी वजह से वहाँ के बच्चे भी उनका बहुत बुरी घृणा की नज़र से उनको देखते थे। उनको लगता था ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए, और वो बच्चे उनको इतनी बुरी नज़र से देखते थे जैसे वो उनकी थाली का ही खाना खा रहे हैं। बट उन्होंने खैर इन सब बातों को दरकिनार किया। लेकिन पीसी मुस्तफ़ा इस बात से खुश थे कि कम से कम, कॉलेज मैनेजमेंट की इस बात से खुश थे कि कम से कम ऐसे बच्चे जो वास्तव में नीडी पर्सन है, जिनके पास ज़्यादा साउंड, पैसे से ज़्यादा साउंड नहीं है, उनको हॉस्टल में फ्री रहने की सुविधा मिल जाती है और खाने पीना भी उनको एज अ चैरिटी के रूप में खाना पीना भी उनको मिल जाता है। और उन्होंने इन सब बातों से ध्यान अपना हटाया और वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर उनको एक और प्रॉब्लम आई, उनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और कॉलेज की पढ़ाई हमेशा इंग्लिश में ही होती थी। तो उनके दोस्तों ने इस बात का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया। कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता था वो उनको ट्रांसलेट करके मुस्तफ़ा को समझाते थे, और इससे मुस्तफ़ा बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने मन लगाकर खूब पढ़ाई करी और उनका मेहनत रंग लाई और उनके मार्क्स भी बहुत इम्प्रूव हुए और उन्होंने पूरे कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न आई। इसके बाद मुस्तफ़ा ने डिसाइड किया कि वो एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वो इतने मेहनती थे, इतने हार्ड वर्किंग थे कि उनकी पूरी स्टेट में 63 रैंक आई थी, यानी जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, और इस वजह से उनको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच आराम से मिल गई। जब वो पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में देखते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ के 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सबसे पहले कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, दूसरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और तीसरा पॉइंट उनका आता है कि भगवान हमेशा उनके साथ थे। उन्होंने पहले एंटरप्रेन्योर बनने का नहीं सोचा था, उन्होंने पहले इंजीनियर बनने का ही सोचा था। वो बताते हैं कि वो बहुत लकी रहे क्योंकि उनकी 69th रैंक आई स्टेट में, जिसकी वजह से उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली जिसमें वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे। और वो बताते हैं कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी जिससे उनको एजुकेशन लोन मिल गया था, और खाना पीना तो हॉस्टल में फ्री था ही, तो उनकी पढ़ाई आराम से हो सकी। बाकी वो और बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसे खर्च करते थे और पैसे की इम्पोर्टेंस, पैसे की वैल्यू करते थे। उन्होंने मन लगा के खूब पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, और 1995 में वो कॉलेज से पास होकर वहाँ से चले गए और उनकी नौकरी मैनहाटन एसोसिएशन में लग गई, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप था यूएस में। और उस कंपनी के द्वारा उनका जो पोस्टिंग उनको मिली वो बेंगलोर में मिली, तो वहाँ से बेंगलोर चले गए और वहाँ पर जाके वो काम करने लग गए। जब वो बेंगलोर में काम कर रहे थे तो उनको मॉड्यूला से एक ऑफ़र आया, और ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए इतनी बड़ी थी, वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जो वाइनहार्ट के एक छोटे से गांव में रहता था। तो इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कसकर पकड़ लिया और वहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से उनको आइलैंड भेजा गया, और वो अपने गांव के पहले ऐसे बंदे थे जो उस गांव से निकलकर वाइन आइलैंड जा रहे थे। जब वो प्लेन में बैठे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इस बात के लिए भगवान का थैंकफुल थे, वो बहुत खुश हो रहे थे। जब वो खिड़की से नीचे बादलों को देख रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। जब वो आइलैंड पहुँचे तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ, सब कुछ उनको बहुत अच्छा मिला, वार्म ट्रीटमेंट मिला, लोगों ने देखभाल भी अच्छे से करी। बट वो कुछ ही समय में अपनी कंट्री को मिस करने लगे, वो वहाँ के खाने को मिस करने लग गए, और इसी के साथ वो दिन में 5 बार नमाज करने के यूज टू थे, मतलब उनको दिन में 5 बार नमाज करनी होती थी। तो ये जो कि उनको अपनी प्रेयर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी।
हालांकि इसके 3 मंथ्स बाद ही उनको सिटी बैंक से एक ऑफ़र आया और ये अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने इसको भी ग्रैस्प कर लिया। और 1996 में वो सिटी बैंक ज्वाइन करने के लिए दुबई चले गए। जब वो दुबई पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर अपनी सैलरी को देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। और 1996 में 1 लाख रुपए महीना कमाना, इट्स अ गुड हैंडसम इनकम, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था। तो उनको बहुत अपने ऊपर प्राउड भी फील हुआ और उन्होंने भगवान को धन्यवाद भी दिया। 1 लाख रुपए वैसे आज भी बहुत मायने रखता है, लेकिन उस समय का 1 लाख उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब उन्हें सबसे पहला काम तो यही किया कि जो उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, यानी कि पीसी मुस्तफ़ा ने जो लोन लिया था, सबसे पहले अपना लोन क्लियर किया और फिर अपने फादर के लिए अपने दोस्त के द्वारा कुछ पैसे भेजे। और उस पैसों को देखकर फादर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस पैसों से फादर ने भी अपना लोन क्लियर किया और अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करी। इसके बाद पीसी मुस्तफ़ा ने भी अपनी शादी कर ली और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने गांव में एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बड़ा सा घर बनवाया, जिसको देखकर आसपास के लोग बहुत इंस्पायर हुए, बहुत आश्चर्यचकित भी हुए। उनको लगा कि जब ये हमारे गांव का छोटा सा एक बच्चा इतना आगे जा सकता है, इतना कुछ कर सकता है, इतना बड़ा घर बनवा सकता है, तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। तो पीसी मुस्तफ़ा अपने गांव के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल बने, एक मोटिवेशनल बने और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बहुत इंस्पायर किया और उनसे इंस्पायर होकर उनके गांव के लोगों ने भी बहुत कुछ किया और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव किए। 2003 में वो दुबई से वापस लौट आए और दुबई से वापस लौटने के बाद, क्योंकि अब वो थोड़ा फाइनेंशियली साउंड हो गए थे, उनको अपने घर की, अपनी वतन की याद भी आ रही थी, इसलिए वो वापस आ गए और यहाँ आके वो वापस से अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू करना चाहते थे। और क्योंकि वो उन्होंने उसके बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जब बीटेक कंप्लीट किया था, लेकिन उस समय वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो जॉब करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे और इसी के साथ वो अपनी सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न करना चाहते थे, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे। अपनी गांव में ही वो लोगों के लिए कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते थे, तो उसके लिए वो पढ़ाई करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। हालांकि जब वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसमें भी उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहले तो उनकी फैमिली ही ने उनको सपोर्ट नहीं करा, उनकी वाइफ इस डिसीज़न से एग्री नहीं थी, उनकी वाइफ की फैमिली भी बिज़नेस स्टार्ट करने के डिसीज़न से एग्री नहीं थी और साथ में उनकी खुद की फैमिली भी इस बात से एग्री नहीं थी कि वो कोई बिज़नेस या कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करें। बट वो सोसाइटी को देना चाहते थे, गांव के लोगों को भी सक्षम बनाना चाहते थे। उनके इस आइडिया में उनके कज़िन नासिर ने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो बताते हैं कि मैं अपने मैटरनल कज़िन के बहुत ज़्यादा क्लोज था, हम सब एक पुअर फैमिली से आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी तरह नासिर भी पढ़ना चाहता था बट वो ज़्यादा नहीं पढ़ सका क्योंकि उसके अदर कुछ रीज़न्स थे और वो उतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं जा पाया। तो मैं उसके लिए भी कुछ करना चाहता था और उसने मेरे इस आइडिया में पूरा साथ दिया। हालांकि नासिर जब यंग एज में थे तो वो अपने गांव से भाग के बैंगलोर चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी किराने की दुकान स्टार्ट करी थी। ऐसे समय में नासिर ने उनको पूरा सपोर्ट किया और कहा कि देखो नौकरी पे तो आप कभी भी वापस जा सकते हो, अगर आप फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, वापस से नौकरी कर लेना, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन एक बार आपको स्टार्टअप करना चाहिए, आपको एक बार शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए उनको MBA करने की ज़रूरत पड़ी और MBA करने के लिए उन्होंने कैट का एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया IIM बेंगलोर में। उनका सिलेक्शन हुआ IIM बेंगलोर में। जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था तब उनके सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और उससे उन्होंने अपना एडमिशन फ़ीस भरी और उसके साथ ही वो अपने कज़िन नासिर के साथ हमेशा बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करते रहते थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस स्किल्स उसके साथ सीखते रहते थे। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उनके एक और कज़िन थे शमशेर सिंह, उन्होंने बोला कि देखो मैंने ना एक अपने पास की दुकान में एक आदमी को डोसा बैटर बेचते हुए देखा है और वो पॉलीथीन बैग्स में डोसा बैटर को बेचता है। तो ये बात इनको बहुत अच्छी लगी, पीसी मुस्तफ़ा को बहुत अच्छी लगी और ये आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है हम भी इसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो मुस्तफ़ा ने अपने 5 कज़िन्स के साथ मिलकर जिसमें सी कंपनी स्टार्ट कर दी और पार्टनरशिप 50-50 के हिसाब से डिसाइड हुई, जिसमें 50% पीसी मुस्तफ़ा के नाम था और बाकी का 50% पाँचों कज़िन ने आपस में बांट लिया। और इस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी जगह भी तलाश करी, 50 स्क्वायर फीट की जगह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पर 2 उनके मिक्सर, 2 ग्राइंडर और 2 सीलिंग फैन के साथ
स्टार्टअप बिजनेस उनका स्टार्ट हो गया। तो इतने छोटे स्केल पे उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद अब ये डिसाइड हो रहा था कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए, तो किसी ने सजेस्ट किया चलो उसका नाम इडली डोसा ही रख देते हैं, क्योंकि हम इडली डोसा का बैटर बेचते हैं। तो उनको मुस्तफ़ा को ये नाम अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है इसका नाम आईडी फ्रेश कर देते हैं, क्योंकि हम फ्रेश इडली डोसा का बैटर बेचते हैं। तो उनका टारगेट था, उन्होंने छोटा सा ही टारगेट डिसाइड, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि चलो बेचने का काम अपने आसपास के नेबरहुड से ही शुरू करते हैं, आसपास ही हम लोगों को ढूंढते हैं और अपने सेलर्स को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने अपने आसपास के 20 स्टोर से जाकर बात करी और उनको एक ऑफ़र दिया कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को बेचेंगे तो मैं आपको हर प्रोडक्ट के बाद कैश दूंगा। उन्होंने एक छोटा सा टारगेट रखा था। स्टार्टिंग में तो जो शॉपकीपर्स थे वो नए प्रोडक्ट को बेचने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जब उन्होंने ऐसा ऑफ़र दिया कि हम हर प्रोडक्ट के बाद आपको कैश देंगे तो उसमें से मान गए और उन्होंने उनके प्रोडक्ट को शेल्फ में सबसे आगे रखा, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से बिकने लग गए। पीसी मुस्तफ़ा ने इस बिज़नेस को एक चांस देने के लिए एक छोटा सा टारगेट रखा था कि अगर मैंने 6 महीने में 100 पैकेट बेच दिए तभी मैं इस बिज़नेस को आगे लेके जाऊंगा, इसमें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा और मशीनें खरीदूंगा, अदरवाइज़ हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ 10 पैकेट्स पर डे का ही टारगेट रखा और उन्होंने इस तरीके से लोगों को थोड़ा ऑफ़र भी दिया कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करोगे तो हम आपको डायरेक्ट कैश देंगे। और इस वजह से जो थे वो जो शॉपकीपर थे उनके प्रोडक्ट्स को आगे की शेल्फ में रखते थे और वो प्रोडक्ट्स उनके बहुत अच्छे से बिकने लगे, लोगों को काफ़ी वो प्रोडक्ट पसंद आने लगा। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को आईडी बैटर बहुत पसंद आने लगा, इडली डोसा का जो फ्रेश बैटर था बहुत पसंद आने लगा और स्टोर कीपर भी और ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो वो अपने प्रोडक्शन को और धीरे धीरे बढ़ाते गए और जो उनका टारगेट था कि 6 महीने में वो 100 पैकेट पर डे बेचेंगे, वो उन्होंने 9 मंथ में अचीव कर लिया। और इस तरीके से अब धीरे धीरे उनको अपना कारोबार और बढ़ाना पड़ा। कहा जाता है कि उस टाइम उनको जो भी प्रॉफिट होता था और रूम का भाड़ा 500 रुपये देने के बाद उनके पास 400 रुपये बच जाते थे और उस बीच में किसी ने भी सैलरी नहीं ली थी, सब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे थे, तो 400 रुपये उनके पास बचते थे। और इसके बाद 9 मंथ के बाद जब उन्होंने सोचा कि अब हमें और ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद 6 लाख रुपए और ज़्यादा इन्वेस्ट किए। 800 स्क्वायर फीट का उन्होंने एक बहुत बड़ा सा किचन लिया जहाँ पर 2000 इडली बैटर बनाने की कैपेसिटी थी। अभी तक कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं किया गया था, सब उनके कज़न मिलकर ही सब कुछ संभाल रहे थे। लेकिन इसके बाद उनको 5 और लोगों को हायर करना पड़ा, जो वो भी उनके रिलेटिव ही थे। और अब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा था। 2007 में जब फाइनली उनको MBA की डिग्री मिल गई तो वो CEO बन गए मार्केटिंग एंड फाइनेंस के। वो पहले रिमोटली पार्शली अपने कजिन्स के साथ उसको हैंडल कर रहे थे अपने बिजनेस को, लेकिन अब वो पूरी तरीके से CEO बन गए और पूरी तरीके से बिजनेस में उतर गए और बिजनेस की गहराइयों को समझने लगे। और CEO बनने के बाद उन्होंने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और 2 साल में ही वो 3000 पर केजी पर डे के टारगेट पर पहुंच गए और उनका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। अब उनको और ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ा और उसके बाद देखते ही देखते उनके नंबर ऑफ स्टोर्स थे और उनके जो पार्टनर थे वो इंक्रीज़ होते चले गए और अब उन्होंने 300 से 400 हो गए थे। और देखते ही देखते उनके जो नंबर ऑफ़ स्टोर्स थे वो 20 से 30 से 300 से 400 पे पहुंच गए और अब उन्होंने 30 एम्प्लॉय को हायर किया। जो उनका किचन था वो उनके एरिया में ही था, बट अब ज़रूरत हो गई थी एक प्रॉपर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन की, तो वो उनको एक इंडस्ट्रियल एरिया में परचेस करना पड़ा। वो उस टाइम पर 2008 में वो रेगुलर 10 से 12% का एक डिसेंट प्रॉफिट गेन कर रहे थे हर महीने, तो उसको 40 लाख रुपए उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट किए। उन्होंने और ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर खरीदे, उन्होंने अमेरिका से कुछ बड़े बड़े मिक्सर ग्राइंडर मंगाए जो कि उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और धीरे धीरे वो उनके इडली डोसा बैटर इतने ज़्यादा पसंद आने लगे, बिज़नेस इतनी तेज़ी से ग्रो होने लगा कि उनको और ज़्यादा स्टोर ओपन करने पड़े। उनके रिश्तेदारों को भी उनके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आने लगे, उनके रिश्तेदार, उनके गांव के लोग भी उनकी कंपनी में आईडी फ्रेश फूड में जुड़ने लगे। और अब इडली डोसे के साथ उन्होंने पराठा बैटर, रवा बैटर सब बनाना शुरू कर दिया।
और देखते ही देखते उनका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा। वो इडली डोसा के अलावा पराठा बैटर, रवा इडली डोसा, वड़ा बैटर, ये सब भी वो सर्व करने लगे। और धीरे धीरे बिजनेस और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने मुंबई, बेंगलोर, पुणे, मैंगलोर, सब जगह अपने मैन्युफैक्चर प्लांट को इस्टेब्लिश किया, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। और धीरे धीरे उनकी कंपनी में 1100 एम्प्लॉय हो गए। और उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो भी ज़्यादातर, उनका जो बिज़नेस मॉडल था वो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते थे, बट बिज़नेस मॉडल इतना सक्सेसफुल होता चला गया क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। वो ज़्यादातर जो गाँव से जो लोग आते थे उनको ज़्यादा वो उस बिज़नेस में लाना पसंद करते थे, और उनको आगे बढ़ाना पसंद करते थे। और उनको जो उनके कंपनी में काम करते हैं, अप्रॉक्स 1100 एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी डिसेंट है। जैसे 40,000 से ऊपर ही उनकी सैलरी है। हर मिनिमम 40,000 तो उनको मिलते ही है। इसके ऊपर डिपेंड करता है जैसी उनकी पोजीशन होती है, जितना उनका टाइम होता है। तो इस तरीके से वो अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा स्पेंड करते चले गए। इसी के साथ दुबई में भी उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर प्लांट को खोल दिया। हर जगह प्रेजेंट होना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, बट उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, अपनी वैरायटी को मेंटेन रखा। और वो बताते हैं कि दुबई से हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, लेकिन अभी हम उसको पूरा नहीं कर पाते। अभी हम इंडिया में ही उतना सप्लाई नहीं कर पाते। और उनको बड़ी खुशी होती है बात बताते हुए कि जो कंपनी 2005 में 10 पैकेट का प्रोडक्शन करती थी, आज वो पर डे का 2015 में वो कंपनी 100 करोड़ की बन गई। और पर डे वो 50,000 अपनी टीम के साथ मिलकर 50,000 पर केजी पर डे के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और उतना ही वो सेल कर लेते हैं, और एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट भी वो अर्न कर लेते हैं। और कंपनी आज 100 करोड़ की बन चुकी है। 2015 में जब कंपनी 100 करोड़ की बनी तो उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया। और इसी के साथ अपनी उनका एक ड्रीम है कि वो बहुत जल्दी 1000 करोड़ पर भी पहुँचे, जो कि डेफिनेटली ऐसे सपने देखने वाले और मेहनती लोगों के सपने ज़रूर सच होते हैं। तो उनकी कंपनी 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे भी बहुत जल्द पहुँचेगी। और वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान भी रखते हैं, और उनकी पॉलिसी भी बहुत अच्छी रहती है कि वो ज़्यादातर गरीब लोगों का, सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से वो काफ़ी पैशनेट व्यक्ति रहे। और एक गांव का बच्चा देखिए निकल के उसने कैसे तैसे पढ़ाई करी, उसके बाद वो उसको दुबई में नौकरी मिली, और दुबई में नौकरी करने के बाद उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। और आज उसका ड्रीम है कि उसकी कंपनी 1000 करोड़ पे पहुंचे, जो कि डेफिनेटली पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं तो हमें उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपना पैशन को फॉलो करते हैं और जल्दी स्टार्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं। उनको इस बात का हमेशा अफसोस है कि काश उन्होंने डिसीज़न पहले लिया होता, लोगों ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया होता, तो आज उनकी कंपनी और आगे पहुंच गई होती और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी कंपनी में हो रहा होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, बट उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने दिल की आवाज़ सुनी, और आज ही उन्होंने आईडी बेटर फ्रेश फूड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप उनकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुकू FM डाउनलोड कीजिए, जिसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ मिलेगा। आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिलेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।